नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को तफसील से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में पीडीपी की बैठक आज। बीजेपी के साथ गठबंधन पर चर्चा की उम्मीद। महबूबा मुफ्ती कर सकती हैं आगे की रणनीति का ऐलान। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा के बाद अब यशवंत सिन्हा ने एनडीए सरकार पर उठाए सवाल। संवादहीनता का लगाया आरोप। कांग्रेस ने कहा, सामने आया बीजेपी का अलोकतांत्रिक चेहरा। वित्त मंत्री का बजट में आधारभूत सुधारों पर जोर। कहा, 8 से 9% विकास दर हासिल करना लक्ष्य। जीएसटी पर सभी दलों से सहयोग की अपील। पश्चिम बंगाल में कामदुनी सामूहिक दुष्कर्म मामले में 3 को सजाए मौत। 3 दोषियों को उम्र कैद। जून 2013 की घटना। और ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल में कर्बर ने दी सेरेना विलियम्स को मात। पुरुष एकल में आज एंडी मरे और जोकोविच के बीच खिताबी भिड़ंत। सिडनी में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 मैच। और चलिए खबरें अब विस्तार से। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन और बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर जारी अटकलों के बीच पीडीपी की श्रीनगर में आज बैठक हो रही है। पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पार्टी नेताओं और विधायकों के साथ चर्चा करेंगी। पीडीपी के वरिष्ठ नेता नईम अख्तर ने कहा है कि बैठक में एजेंडा ऑफ अलायंस और बीजेपी पीडीपी गठबंधन के 10 महीने के शासन की उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी। बैठक के एजेंडे में नई सरकार के गठन पर चर्चा शामिल नहीं है, लेकिन इस पर बातचीत जरूर हो सकती है। बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती अपनी अगली रणनीति का ऐलान कर सकती हैं। दूसरे दलों के साथ ही बीजेपी भी पीडीपी की बैठक पर नजर रखे हुए है। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ बयान दिया है। गोवा में हुए कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार में संवादहीनता चरम पर है और मौजूदा सरकार इंदिरा गांधी सरकार के जैसे हश्र की ओर बढ़ रही है, जिसमें इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस सरकार पहुंची थी। यशवंत सिन्हा ने कहा कि संवाद भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और जनता संवाद में यकीन नहीं रखने वालों को धूल चटा देगी। आपको बस अगले चुनाव का इंतजार करना है। उन्होंने विपक्ष के संसद को सुचारू रूप से न चलने देने पर भी अफसोस जताया और सरकार को विपक्ष के साथ बातचीत के जरिए गतिरोध खत्म करने की सलाह दी। और इससे पहले अरुणाचल मामले पर कांग्रेस के हमले झेल रही बीजेपी पर शत्रुघ्न सिन्हा ने भी सवाल उठाए। शत्रुघ्न ने ट्वीट करके पूछा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह आखिर किसने दी। हालांकि बीजेपी ने इस बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन कांग्रेस इसके बहाने सरकार पर निशाना साधने में जुट गई है। अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर आई बीजेपी को पार्टी के भीतर भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने इस फैसले को जल्दबाजी वाला कदम बताया है। शत्रुघ्न ने इस मामले पर किए पहले ट्वीट में प्रधानमंत्री को एक्शन हीरो बताते हुए उन पर भरोसा जताया, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि राष्ट्रपति शासन के फैसले पर उन्हें किसने सलाह दी। इससे अगले ट्वीट में उन्होंने मामला कोर्ट में होने की बात लिखी और सवाल किया कि आखिर इतनी जल्दी किस बात की थी। शत्रुघ्न ने यह भी कहा कि अगर कोर्ट में फैसला सरकार के पक्ष में नहीं आया तो सरकार और प्रधानमंत्री तब क्या करेंगे। शत्रुघ्न के बयान को बीजेपी नेताओं ने बिन मांगी राय बताया है। शत्रुघ्न सिन्हा साहब से बिना मांगी सलाह तो किसी ने मांगी नहीं। अगर मांगी होती और उनकी सलाह ली जाती तो अलग बात थी। जो भी संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक सिस्टम है, उस संवैधानिक सिस्टम के तहत जो वहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल है, उन्होंने वहाँ के जो हालात हैं उस हालात को देखते हुए यहाँ पे रिपोर्ट दी। शत्रुघ्न सिन्हा के इस बयान से भले ही पार्टी ने किनारा कर लिया है, लेकिन कांग्रेस इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही है। शत्रुघ्न सिन्हा कोई पहले ऐसे वरिष्ठ नेता नहीं है और भी वरिष्ठ नेताओं ने इस प्रकार के प्रश्न उठाए हैं सरकार के कार्य करने के तरीके के ऊपर। और कांग्रेस पार्टी का शुरू से ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जी की कार्य प्रणाली अलोकतांत्रिक है। पिछले साल कांग्रेसी विधायकों की बगावत से अरुणाचल में
राजनीतिक संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। इसके बाद केंद्र ने राज्य में 26 जनवरी को राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। इस मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इधर हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने विश्वविद्यालयों में असमानता खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री से नया कानून बनाने की मांग की है। रोहित को इंसाफ की मांग पर राहुल गांधी कल यूनिवर्सिटी में ही एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे। बीजेपी ने राहुल गांधी के दौरे को ओछी राजनीति बताया है। दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले पर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी रोहित को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर शनिवार को हैदराबाद यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रों के साथ एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे। That the very same people who crushed Rohit will be blocking your path to freedom, to progress. It doesn't matter who you are. It might happen in a university. It might happen in a job. It might happen in the IAS. But it will happen. And that is why I'm standing here. इससे पहले शुक्रवार देर रात हैदराबाद पहुंचकर राहुल गांधी ने छात्रों के साथ कैंडल मार्च में हिस्सा भी लिया था। बीते 17 जनवरी को रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद से राहुल का हैदराबाद यूनिवर्सिटी का ये दूसरा दौरा रहा। लेकिन राहुल के इन दौरों ने बीजेपी को बुरी तरह परेशान कर दिया है। बीजेपी की ओर से एक के बाद एक कई पलटवार किए गए। Congress and Communist and other parties are trying to make it a political issue. They are politicizing it and they are taking a beeline to Hyderabad, forgetting that 9 such incidents happened in the same university during the Congress regime, during Rahul Gandhi's party's regime. He never bothered to go there. रोहित वेमुला का 30 जनवरी को ही जन्मदिन भी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई एबीवीपी ने हैदराबाद के साथ पूरे तेलंगाना के कॉलेजों में शुक्रवार को बंद का ऐलान किया। एबीवीपी ने राहुल गांधी पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाया। लेकिन रोहित को इंसाफ की मांग को लेकर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने भोपाल तो वामपंथी छात्र संगठन आइसा ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने मौत पर राजनीति के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। कई अन्य दलों का भी कांग्रेस को साथ मिला है। जिस वक्त इस दलित छात्र ने आत्महत्या करी, विवश होकर के आत्महत्या करी, उसके एक दिन के बाद में स्मृति ईरानी बतौर एचआरडी मिनिस्टर प्रेस को संबोधित करती हैं और यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर की एक्शन को जस्टिफाई करती हैं, तो क्या वो राजनीतिकरण नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने ही ऐसे पॉलिटिकल मिसाल पेश किए कि एक यूनिवर्सिटी के एक मुद्दे में जब केंद्र मंत्री हस्तक्षेप करके दलित विरोधी स्टैंड्स ले सकते हैं, तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि ये मोदी सरकार की जो दलित विरोधी राजनीति है वो दिख रहा है हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। इस बीच छात्रों और शिक्षकों के एक वर्ग के विरोध के बाद हैदराबाद विश्वविद्यालय के कार्यवाहक वाइस चांसलर विपिन श्रीवास्तव लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। उनकी जगह एम परियासामी को कार्यवाहक वीसी नियुक्त किया गया है। रोहित की मौत के बाद से ही विश्वविद्यालय में पढ़ाई बाधित है। हड़ताली छात्र वीसी अप्पा राव के साथ केंद्रीय मंत्रियों स्मृति ईरानी और बंडारू दत्तात्रेय को भी हटाने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आगामी बजट में सिर्फ लोकप्रियता प्राप्त करने की कोशिश नहीं की जाएगी, बल्कि आधारभूत सुधारों पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीबों के उत्थान के लिए 8 से 9% का विकास दर प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। वित्त मंत्री ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से जीएसटी विधेयक को पारित कराने में मदद की अपील भी की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस समिट में आर्थिक सुधार से जुड़े अहम विधेयक जीएसटी पर बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य भी बिल के समर्थन में हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस की समर्थक पार्टियां जेडीयू, आरजेडी और एनसीपी भी जीएसटी पर सरकार के साथ है। And I hope they are flexible and see the rationale behind passing the GST. Yeah. After all, each one of them goes against the grain of what they themselves had drafted. कांग्रेस ने बिल को पारित करने के लिए 3 मांगे रखी हैं। कांग्रेस चाहती है कि जीएसटी की दर का विधेयक में प्रावधान हो, राज्यों के बीच होने वाले विवाद को सुलझाने के लिए न्यायिक आयोग बने, 1% का अतिरिक्त कर नहीं लगे। हालांकि वित्त मंत्री इन मांगों को पहले ही खारिज कर चुके हैं। If there is a discussion over one particular idea in the bill, etc., I am certainly willing to discuss with them. But anything which makes it a flawed legislation,
certainly we can't bind future generations with a flawed legislation. जीएसटी विधेयक राज्यसभा में लंबित है। पिछले 2 सत्रों में इसे पारित कराने की सरकार की कोशिशें सफल नहीं हो सकी। बजट सत्र में इस बिल को पास कराने में सरकार कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अगले 3 साल में गंगा सफाई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कल इसका ऐलान किया। उन्होंने गंगा के किनारे बसे गांव में जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। दिल्ली में हुए सम्मेलन में गंगा सफाई के तौर तरीकों पर विचार हुआ। सम्मेलन में कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ गंगा किनारे बसे गांव के प्रधान भी पहुंचे। जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने संबंधित मंत्रालयों और गांव के बीच समन्वय पर जोर दिया। गंगा के गांव की गंदगी का खाद में कैसे उसको परिवर्तन किया जाए और गंगा के किनारे मेडिसिनल प्लांट लगा करके गांव के नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, इसकी पूरी पैकेजिंग हम 6 महीने के अंदर सभी 1600 ग्राम पंचायतों के हेडक्वार्टर में लागू कर देंगे। और उसके साथ जो 6000 गांव संलग्न हैं उनको हम फेज 2 में लेकर के हम 3 साल में ये पूरा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर देंगे। ग्राम प्रधानों ने इस गंगा को साफ करने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। एक प्रधानमंत्री है, एक मतलब राज्य सरकार है, एक ग्राम प्रधान, तो ये तीनों जब सरकार मिलेंगी तभी जाके सहभागिता और अविरलता या जो भी आप स्वच्छता सब होगा। तीनों सरकार को जुड़ना जरूरी है। सरकार का विचार गंगा किनारे जैविक खेती को बढ़ावा देने का भी है। लोगों को जागरूक करने के लिए कई मशहूर हस्तियों को गंगा सफाई अभियान से जोड़ा जाएगा। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और निगम कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनका बकाया वेतन जल्द जारी करने का भरोसा दिया है। दिल्ली सरकार ने कचरा उठाने के लिए 91 टीमें तैनात की हैं और इस बीच बीजेपी ने कल कर्मचारियों के समर्थन में रैली निकाली। निगम कर्मचारियों के समर्थन में बीजेपी ने शनिवार को निर्माण विहार से दिल्ली सचिवालय तक रैली निकाली। बीजेपी की मांग है कि दिल्ली सरकार एमसीडी की बकाया राशि तुरंत जारी करे। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार इस मसले पर राजनीति कर रही है। दिल्ली सरकार जो जिस तरह से सौतेला व्यवहार निगम के साथ कर रही है, थर्ड फाइनेंशियल कमीशन का 3,500 करोड़ रुपए इनको देना है, वो पैसा निगम को नहीं दिया है। निगम का सैलरी बिल करोड़ों रुपए में, हजारों करोड़ में है, लेकिन ये कुछ पैसा देकर के दिल्ली के निगम को बदनाम कर रही है और दिल्ली के निगम को बदनाम करके दिल्ली में झूठ बोल करके सत्ता में आ गए हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए उल्टा निगम पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने जो पैसा जारी किया है उसका हिसाब एमसीडी क्यों नहीं दे रही। उन्होंने ये भी पूछा कि तीनों नगर निगम डीडीए से बकाया पैसा क्यों नहीं मांग रहे हैं। 1600 करोड़ रुपए के करीब नगर निगमों का डीडीए पे बकाया है। ये ना नगर निगम मांग रहे हैं, ना डीडीए दे रहा है, ना केंद्र सरकार इस पे बात कर रही है। हड़ताल किसके खिलाफ हो रही है? अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ। पैसा कौन नहीं दे रहा है? अरविंद केजरीवाल। पैसा खा कौन गया? पैसा चला कहां गया? इसका कोई जवाब नहीं है। बुधवार से एमसीडी कर्मचारी हड़ताल पर हैं और दिल्ली में कूड़े कचरे का ढेर लगता जा रहा है। इसके अलावा डॉक्टर, नर्स और शिक्षक भी हड़ताल पर हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। और इधर व्यापम घोटाले की जांच में जुटी सीबीआई ने कल मध्य प्रदेश में एक साथ 7 जगहों पर छापा मारा। इसमें व्यापम में पर्यवेक्षक रह चुके सेवानिवृत्त अधिकारी और परीक्षार्थी शामिल हैं। ये छापेमारी साल 2012 में हुए ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और प्री मेडिकल टेस्ट के मामले में की गई। इन पर परीक्षा की ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ कर कुछ लोगों को पास करवाने का आरोप है। सीबीआई छापे में मिले दस्तावेजों की जांच कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इससे पहले 24 सितंबर को कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल में कामदुनी सामूहिक दुष्कर्म मामले में 3 दोषियों को मौत और 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने 28 जनवरी को सभी 6 अभियुक्तों को दोषी करार दिया था, जबकि 2 को बरी कर दिया था। जून 2013 में उत्तरी 24 परगना जिले के कामदुनी गांव में एक सुनसान जगह पर कॉलेज की एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से एक की पिछले साल अगस्त में मौत हो गई थी।
The case of rarest of the rare case will prove the prosecution will prove that this is the case rarest of the rare case. We demanded the capital punishment. Capital punishment is given. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का ये 16वां संस्करण है। इसका प्रसारण सुबह 11 बजे से किया जाएगा। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और डीडी न्यूज के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अगली खबर का रुख करेंगे। भारत ने दक्षिण एशिया के भौगोलिक और आर्थिक तत्वों के इस्तेमाल कर लोगों के जीवन स्तर में सुधार पर जोर दिया है। ढाका में दक्षिण एशियाई देशों के स्पीकरों के सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कल कहा कि दक्षिण एशिया में विकास की अपार संभावनाओं के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले इस क्षेत्र के संसद सदस्यों को ही इन चुनौतियों का हल ढूंढना चाहिए। अफगानिस्तान के सीईओ और मंत्रिमंडल के प्रमुख डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला 5 दिन की यात्रा पर आज दिल्ली आएंगे। भारत अफगानिस्तान के रणनीतिक संबंधों और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के लिहाज से ये यात्रा काफी अहम है। अब्दुल्ला अब्दुल्ला यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात करेंगे और आपसी संबंधों और क्षेत्रीय मसलों पर चर्चा करेंगे। वे जयपुर में आयोजित आतंकवाद विरोधी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी सोमवार को 5 दिनों की ब्रुनेई और थाईलैंड की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। लुक ईस्ट नीति के मद्देनजर उपराष्ट्रपति की इन दक्षिण एशियाई देशों की यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। इसका मकसद निवेश और व्यापार को बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आम राय कायम करना है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी 1 से 3 फरवरी के बीच ब्रुनेई के दौरे पर होंगे। दक्षिण एशिया में ब्रुनेई को भारत एक अहम साझेदार के तौर पर देखता है। ब्रुनेई ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता से लेकर जम्मू कश्मीर के मामले में भारत के रुख का समर्थन किया है। राजधानी दार एस सलाम में उपराष्ट्रपति ब्रुनेई के सुल्तान और क्राउन प्रिंस से मुलाकात करेंगे और साथ ही वहां बसे भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। We'll discuss a number of issues of bilateral, regional and multilateral significance and also hold discussions on cooperation in sectors such as civil aviation, space, trade and investment, besides hydrocarbons, information and communication, etc. A couple of MOUs that we are expected to sign are related to the field of health and defense cooperation. ब्रुनेई के बाद उपराष्ट्रपति 3 फरवरी को थाईलैंड रवाना होंगे। थाईलैंड का उनका दौरा 5 फरवरी तक है। राजधानी बैंकॉक में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री जनरल प्रयुत चान ओचा से होगी। उपराष्ट्रपति थाईलैंड की राजकुमारी महाचक्री श्रीधरन से भी भेंट करेंगे। राजकुमारी संस्कृत भाषा की स्कॉलर भी हैं। मोहम्मद हामिद अंसारी बैंकॉक की यूनिवर्सिटी में भारत, आसियान और थाईलैंड के संदर्भ में लुक ईस्ट नीति पर भाषण भी देंगे। उपराष्ट्रपति बैंकॉक में बसे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे और साथ ही उत्तरी थाईलैंड के चियांगमी इलाके का भी दौरा करेंगे। We have an expanding relationship in the field of security cooperation in defense, education and science and technology and people-to-people contacts. In 2015, more than 1 million Indian tourists visited Thailand and over 100,000 Thai tourists visited India. This is a growing area of cooperation. So we look forward to discussions on various issues pertaining to our relationship. भारत के लिए उपराष्ट्रपति की इस यात्रा को व्यापारिक और रणनीतिक लिहाज से अहम माना जा रहा है। हाइड्रोकार्बन पर भारत की जरूरतों के अलावा संगठित अपराध, आतंकवाद, तस्करी और नकली करेंसी को रोकने में इन दोनों ही मुल्कों का साथ भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल फिलीपींस के डॉक्टर अतुरो कुनानन और भारत के प्रोफेसर आर.के. मृतात्कर को इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2015 से नवाजा। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कुष्ठ रोग से लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में कदम उठाए हैं। ये पुरस्कार कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन देता है। गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन की स्थापना 1950 में की गई थी।
I am happy to note that until the 1st of April 2012, 33 states and union territories had attained the levels of leprosy elimination of less than 1 case per 10,000. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने ये माना है कि पठानकोट हमले की वजह से भारत से वार्ता पर नकारात्मक असर पड़ा है। शरीफ ने कहा कि भारत के साथ बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए थे, लेकिन अब ये ठहर गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पठानकोट हमले की जांच जल्द पूरी कर इसे सार्वजनिक किया जाएगा। शरीफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान में हमले की साजिश रची गई तो इसका पता लगाने में कसर नहीं छोड़ी जाएगी। 2 जनवरी को पठानकोट एयरबेस पर आतंकियों ने हमला किया था। इसमें 7 जवान शहीद हुए थे। और रूसी लड़ाकू विमान ने तुर्की हवाई सीमा का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति रसेप तैयब फर्दोगन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर रूस तुर्की की संप्रभुता का उल्लंघन जारी रखता है तो रूस को इसके नतीजे भुगतने होंगे। तुर्की ने राजधानी अंकारा में मौजूद रूस के राजदूत को तलब भी किया। वहीं नाटो प्रमुख ने बयान जारी कर रूस को दोबारा नाटो की वायु सीमा का उल्लंघन नहीं करने की चेतावनी दी है। नाटो प्रमुख ने ऐसे उल्लंघन से बचने के लिए रूस को सभी जरूरी उपाय करने को भी कहा है। और इस बीच रूस ने तुर्की की वायु सीमा उल्लंघन करने से इनकार किया है। पिछले साल नवंबर में तुर्की ने सीरिया सीमा के निकट एक रूसी लड़ाकू विमान को मार गिराया था और इसके बाद से ही तुर्की और रूस के बीच रिश्तों में तनाव आया है। Egemenlik haklarına yönelik bu ihlallerine devam etmesi halinde sonuçlarına katlanmak mecburiyetinde kalacaktır. Bu tür sorumsuz adımların ne Rusya Federasyonu'na तुर्की के एजेंट तट के नजदीक हुए नौका हादसे में मरने वाले प्रवासियों की तादाद बढ़कर 40 हो गई है। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब तुर्की से ग्रीस जा रही नौका हादसे संतुलन बिगड़ने से पलट गई। हादसे के वक्त नाव में 120 यात्री सवार थे, जिनमें सीरिया, अफगानिस्तान, म्यांमार और तुर्की के 100 से ज्यादा प्रवासी थे। इसी हफ्ते ग्रीस के तट पर ऐसी ही एक घटना में 24 लोगों की मौत हो गई थी। आंकड़ों के मुताबिक 2015 में तुर्की से ग्रीस जाने के दौरान 3000 से अधिक प्रवासियों की डूबकर मौत हो चुकी है। खबरें अब खेल की। जर्मन की एंजेलिक कर्बर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। मेलबर्न में खेले गए फाइनल मुकाबले में 7वीं वरीयता प्राप्त कर्बर ने बड़ा उलटफेर करते हुए दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी अमेरिका की सेरेना विलियम्स को कड़े मुकाबले में 6-4, 3-6, 6-4 से शिकस्त दी। ये कर्बर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। और वहीं मेलबर्न पार्क में आज ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का फाइनल खेला जाएगा। खिताबी मुकाबले में पिछली बार के चैंपियन और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का सामना ब्रिटेन के एंडी मरे से होगा। जोकोविच 6ठी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतकर रॉय इमर्सन के रिकॉर्ड की बराबरी करने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। वहीं एंडी मरे की कोशिश पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने की होगी। मरे 5वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे हैं और 3 बार उन्हें जोकोविच के हाथों की हार का सामना करना पड़ा है। ब्रिटेन के जेमी मरे और ब्राजील के ब्रूनो सोरेस की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष युगल का खिताब जीत लिया। मरे और सोरेस की जोड़ी ने फाइनल मुकाबले में कनाडा के डेनियल नेस्टर और चेक गणराज्य के राडिक स्टेपनिक की जोड़ी को मात दी। ब्रिटिश और ब्राजील की जोड़ी का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच खेला जाएगा। यह मैच सिडनी में खेला जाएगा। शुरुआती 2 T20 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज में टीम इंडिया पहले से ही अजय बढ़त हासिल कर चुकी है। आज टीम इंडिया की कोशिश मैच जीतकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप की होगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया पर इस मैच को जीतने का दबाव होगा। खबरों में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर।
जम्मू कश्मीर में पीडीपी की बैठक आज, बीजेपी के साथ गठबंधन पर चर्चा की उम्मीद। महबूबा मुफ्ती कर सकती हैं आगे की रणनीति का ऐलान। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा के बाद अब यशवंत सिन्हा ने एनडीए सरकार पर उठाए सवाल, संवादहीनता का लगाया आरोप। कांग्रेस ने कहा, सामने आया बीजेपी का अलोकतांत्रिक चेहरा। वित्त मंत्री का बजट में आधारभूत सुधारों पर जोर, कहा 8 से 9% विकास दर हासिल करना लक्ष्य। जीएसटी पर सभी दलों से सहयोग की अपील। पश्चिम बंगाल में कामदुनी सामूहिक दुष्कर्म मामले में 3 को सजाए मौत, 3 दोषियों को उम्र कैद। जून 2013 की घटना। और ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल में कर्बर ने दी सेरेना विलियम्स को मात। पुरुष एकल में आज एंडी मरे और जोकोविच के बीच खिताबी भिड़ंत। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 मैच। और फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए गुफ्तगू।